क्लियर हो गया कि आखिर में ये थाना प्रभारी अपने चौकीदार से गलत एफआईआर क्यों दर्ज करवाया। ऐसा आदमी, इस तरह का भ्रष्ट आदमी और ऐसा भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी गलत केस अपने चौकीदार से अपने दर्ज करवा रहा है। मौजूदा वक्त में कस्बा थाने में पदस्थापित थानाध्यक्ष अमित कुमार अपने कार्य के प्रति कितने जवाबदेह हैं, ये जानने के लिए आज हम एक अधिवक्ता के पास आए हैं। क्योंकि जब से मुझे ये जानकारी मिली कि ये वही थाना अध्यक्ष हैं जो बायसी थाना के जो मझवा गांव में जो कांड हुआ था, महादलितों के गांव को जलाया गया था, करीब 2 दर्जन घरों को जला दिया गया था। उस घटना में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर में कितनी लापरवाही बरती गई थी उस वक्त, इस बात को जानने के लिए आज हम एक अधिवक्ता के पास आए हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनकी लापरवाही आप स्वयं समझ जाएंगे जब वो घटना की चर्चा करेंगे। तो क्या नाम हुआ वकील साहब आपका? श्याम सुंदर पांडे। मझवा में जो कांड हुआ था जी, उस कांड का जो आरोपी है जी, वो आरोपी आपके पास आए जी, कि हमको न्याय दिलाइए। जी हाँ, जैसा कि मैं आरोपी से बातचीत किया था तो बताया कि मेरा एडवोकेट वो हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, आपसे बात करनी चाहिए। और उस कांड में क्या हुआ था, हमें ये जानकारी मिली कि उस वक्त जो एफआईआर किया गया था उस वक्त लापरवाही बरती गई थी एफआईआर करने जी, में। जी, जी, जी। क्या था मामला? बहुत बड़ी लापरवाही थी। बताना चाहेंगे आपको हम। वह घटना एफआईआर को देखने से लगता है कि मई महीना की घटना है। दलितों की बस्ती में आग लगाने की बात तो 4 एफआईआर हुआ है, चारों एफआईआर से स्पष्ट होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एफआईआर कांड संख्या आपको 146/21 से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। ये 146/21 जो है, उस समय में थाना कस्बा बायसी थाना में थाना प्रभारी अमित कुमार जी थे, थानाध्यक्ष के पद पर, जो आज वर्तमान में कस्बा थाना प्रभारी के पद पर हैं। उनकी लापरवाही को देखिए। यह कांड कस्बा थाना बायसी थाना कांड संख्या 146/21 को बायसी के थाना प्रभारी अपने थाना में पदस्थापित चौकीदार दिनेश राय के द्वारा ये एफआईआर को दर्ज करवाते हैं कि दिनेश राय उन्हीं का थाना का चौकीदार है और अपने ही थाना प्रभारी के पास एक आवेदन देता है इस आशय का कि दिनांक 24/4/2021 को थाना के कमान प्राप्त करके मझवा ग्राम में विधि व्यवस्था में वह लगा हुआ था। लगभग उसी तारीख 24/4/2021 के दिन के लगभग 3 बजे लगभग 150 से 200 आदमी वहां आया, हो हंगामा करने लगा। ये दिनेश राय उसको समझा बुझा के वापस कर दिया, जो एफआईआर बताते 146/21। फिर आगे लिखता है कि फिर उसी दिन, उसी रात्रि में 24/4/21 के ही रात्रि में 11 बजे वही 150 से 200 आदमी जो दिन में आया था, हंगामा कर रहा था, इसको समझा बुझा के हम वापस कर दिए। वह फिर आया, फिर उग्र हो गया। हम समझाने का प्रयास किए तो कंट्रोल नहीं हुआ और हमारे साथ गाली गलौज करके मेरा वर्दी फाड़ दिया। सामने में हमारी मोटरसाइकिल लगी हुई थी, उसमें आग लगा दिया। पूरे दलित बस्ती में आग लगा दिया। पूरा दलित बस्ती लमसम जैसा जानने को मिला है 60-70 घर का है शायद दलित बस्ती। चौकीदार का आगे कहना है एफआईआर में कि उस रात में घटना घटने के क्रम में एक व्यक्ति हमको तलवार से मारा, हम बेहोश, सर पर तलवार से मारा, हम बेहोश हो गए और जब हमारी आंखें खुली तो हम अपने आप को बायसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इलाजरत पाए और आज होश आने के बाद दिनांक 20/5/2021 को इलाज के दौरान बायसी हॉस्पिटल में 24/4 को जो उनको चोट लगी जी, तो उनको होश आया। एफआईआर के अनुसार 20/5/2021 को उनको होश आया, यानी लगभग 26-27 दिन के बाद उसको होश आया और तब वह बोलता है कि होश आने के बाद आज हम हॉस्पिटल में बायसी थाना के पुअनी शशिकांत सिंह को अपना हम बयान दर्ज करवाते हैं। लापरवाही देखिए थाना प्रभारी की, लापरवाही देखिए शशिकांत सिंह दरोगा की।
इस दरोगा को भी मालूम है यह चौकीदार मेरे थाना का है। यहाँ एक बात इसके पहले हम और बता देना चाहें कि 24/4 FIR के अनुसार 24/4 के रात में घटना घटी। तो इसके FIR के अनुसार हॉस्पिटल में, बायसी हॉस्पिटल में 24/4 के रात्रि में इसका एंट्री होना चाहिए पेशेंट के रूप में। थाना में स्टाफ की उपस्थिति पंजी होती है, उसमें 24/4 के रात में हुआ है, तो यानी 24/4 को अटेंडेंस बनाया होगा, तो 25/4 से 20/5 तक होना चाहिए उसमें। 25/4 से लेकर 20/5 तक, जिस दिन वह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बयान दे रहा है, उस समय तक तो अटेंडेंस बना उसका हुआ नहीं होना चाहिए। वाजिब बात है FIR के अनुसार। लेकिन आप देखिए एक रिपोर्ट, जब यह कांड मेरे सामने आया, मेरे क्लाइंट लोग हमसे संपर्क किए, तो ये FIR पढ़ने से ही ऐसा लग गया कि यह बनावटी FIR थाना प्रभारी अपने चौकीदार से दर्ज करवा दिया कि 24/4 को जो आदमी 24/4/2021 को जो आदमी बेहोश होता है उसको होश आता है। FIR के अनुसार 20/5/2021 को इस 26-27 दिन इतना लंबा समय तक बेहोश रह गया और बायसी हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने यहाँ रख लिया, उसको कहीं रेफर नहीं किया। तो आश्चर्य की बात है यह। तो यही जगह हमें लग गया हमको कि यह बनावटी FIR है। उसके बाद हम अपनी क्लाइंट की ओर से थाना प्रभारी से भी हम सूचना के अधिकार के तहत उपस्थिति पंजी का डिमांड किए कि 24/4/2021 से 20/5/2021 तक जिस पर उपस्थिति बनाई जाती है सभी स्टाफ का, उसका हमको अटेस्टेड कॉपी उपलब्ध करवाइए। हमको नहीं दिया जवाब, उस सूचना को दाब के रख लिया। हम उसी समय बायसी स्वास्थ्य केंद्र से भी हम सूचना के तहत सूचना की मांग किए। तो बायसी स्वास्थ्य केंद्र से हमारे पास जो सूचना आई है, पत्रांक 277 दिनांक 24/9/2021 के दौरान, उसमें यह सूचना दिया है कि चौकीदार संख्या 614 दिनेश राय को हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिनांक 20/5/2021 को 12 बजे रात में इलाज के लिए लाया गया था। क्लियर हो गया कि आखिर में ये थाना प्रभारी अपने चौकीदार से गलत FIR क्यों दर्ज करवाया। ये वही थाना प्रभारी है अमित कुमार, जो आज वर्तमान में कसबा थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित है। ऐसा आदमी, इस तरह का भ्रष्ट आदमी, थाना प्रभारी की पुलिस की ड्यूटी होती है कि आप न्याय कीजिए। लोग आप पर विश्वास करता है और आप पर विश्वास करके रात के रात वह निफिकिर होकर के अपने काम में निकलता है बिना भय का। किस पर उम्मीद करता है? इसी पुलिस पर। और ऐसा भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी गलत केस अपने चौकीदार से अपने दर्ज करवा रहा है। इसको थोड़ा सा भी यह ज्ञान नहीं रहा कि हम ये जो गलत केस दर्ज करवा रहे हैं, कोर्ट में जाएगा यह मामला, विद्वान न्यायाधीश के सामने यह मामला रहेगा, यह न्यायाधीश महोदय देखेंगे, इसकी व्याख्या, इसका खंडन वहाँ विधि ज्ञाता लोग करेंगे। यदि यह पकड़ा जाएगा तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगा। इसमें तो हम इस थाना प्रभारी को क्या कहें, हम तो इस मामले में हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को कम से कम इसकी सेवा को आप वापस ले लीजिए। ये लोग उस पोस्ट के लायक नहीं है। हाल के दिनों में एक मामला आया कसबा थाने से ही, एक पीड़िता ने हमें फ़ोन की और वो जानकारी दी कि मेरे साथ यौनाचार हुआ है और हम इसका आवेदन थाने में 22 तारीख को दिए। तो उसके बाद उस लड़की ने जो बताई हमें, फिर हमने दरोगा जी से संपर्क किया। दरोगा जी 30 तारीख को वह आवेदन दोबारा लिखवाए। जो पहले आवेदन लड़की ने दी थी, 22 तारीख को जो आवेदन दी थी, उस आवेदन पर FIR नहीं बना के बल्कि 30 तारीख को एक नया आवेदन बनाया गया। क्या आप हम इस बात की हमको जानकारी दे सकते हैं कि क्या ऐसा संभव नहीं था कि वह जो पहले जो आवेदन दिया गया था उसको हम थाना प्रभारी FIR नहीं बना सकते थे? नहीं, इस संबंध में हमको जो जानकारी मिली है, तो लड़की के साथ जो भी घटना घटी, जैसा वो आरोप लगाई थी, जैसा उस आवेदन में लिखा हुआ था कि पहले दफ़ा वो 22/9/2021 को अपने ऊपर हुए अत्याचार का FIR लिख करके वो गई थी थाना प्रभारी को देने के लिए। उस आवेदन पर हम देखें कि मार्जिन में नीचे
दस्तखत के बगल में जांच करने के संबंध में कुछ ऐसा निर्देश दिया हुआ था थाना का, यानी उस आवेदन को वह संज्ञान में ले लिया थाना प्रभारी, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसी आवेदन पर एफआईआर होना चाहिए। उस आवेदन पर एफआईआर नहीं दर्ज करके फिर उसी पीड़िता से अलग डेट का आवेदन लेना थाना प्रभारी के द्वारा और उस पर फिर एफआईआर दर्ज करना, उसकी नीयत पर, उसके कैरेक्टर पर, थाना प्रभारी के कैरेक्टर पर गहरा संदेह उत्पन्न करता है। ये उसका चरित्र नहीं है। पहली दफ़ा जो उसके पास प्रथम दृष्टया एक आवेदन आया, उस पर प्रथम दृष्टया उसको संज्ञान लेना है। प्रोविजन के अनुसार ऐसे केसेज में जब पीड़िता यह आरोप लगा रही है कि मेरे साथ यौनाचार किया गया है, जबरदस्ती किया गया है और एफआईआर में धारा 376 भी लगाया गया है, तो क्या ऐसे केसेज में 164 का बयान कितने दिनों में हो जाना चाहिए? क्या इसका कोई गाइडलाइन या कोई निर्देश? केस दर्ज होने के तुरंत बाद, केस दर्ज जैसे ही हुआ, सबसे पहले उसका मेडिकल हो जाना चाहिए, उसमें थोड़ा भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको अविलंब, जिस दिन आपके पास आवेदन आ रहा है, यदि इस तरह का आवेदन आ रहा है तो आपको अविलंब उसका मेडिकल करवा लेना है। उसके बाद एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको तुरंत 164 का बयान दर्ज करवाइए। तत्पश्चात अपना अनुसंधान शुरू कीजिए। उसके बाद अपना बड़ी पदाधिकारी अपना सुपरविजन शुरू करे और पर्यवेक्षण शुरू करे, सुपरविजन शुरू करे। 164 के लिए क्या प्रावधान है? मेडिकल उसके पहले है, पहले आप मेडिकल करवाइए, उसमें विलम्ब नहीं कीजिए, उसके जस्ट बाद आप 164 का बयान करवाइए। क्या इसके लिए समय निर्धारित किया गया है? क्या नहीं, समय निर्धारित नहीं, ये जब इच्छा हो? नहीं, अभी नहीं, जब इच्छा हो तब नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। आपको अविलंब करना, अविलंब शब्द का इस्तेमाल है, अविलंब करवाना। हाँ, अविलंब करवाना है। तो क्या ये 8 दिन के बाद जब नहीं, तब तो गलत किया है, तो जानबूझ 8 दिन के बाद मेडिकल 30 तारीख को एफआईआर किया गया, 1 तारीख को मेडिकल किया गया, इसके लिए जवाब 9 तारीख को यानी 8 दिन के बाद 164 का बयान करवाया गया। इसके लिए जिम्मेदार उस केस का आईओ, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, यहाँ तक कि हमारे प्रमंडल में आईजी महोदय बैठते हैं, इनकी भी जवाबदेही हो जाती है कि इस आवेदन पर जिस डेट में एफआईआर होता है, इतने विलम्ब से उसका मेडिकल आप क्यों करवाए। यह सारे लोग जवाब देने के घेरे में हैं। इसका माने है कि आप उसको न्याय से दूर कर दिए, आप उस लड़की को न्याय से दूर कर दिए। लड़की तो सुनने में आया है कि बहुत सारे आरोप भी लगा रही है, थाना प्रभारी के साथ उसका इस तरह का बात व्यवहार हुआ है और वह बात सारी बात कह रही है। और उस बात को थाना प्रभारी, चूँकि वाजिब बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी साधारण तौर पर दोष को स्वीकार नहीं करता है, और यदि थाना प्रभारी इस तरह का चरित्र उसके साथ किया है, इस तरह का ऑफेंस उसके साथ, लड़की के साथ उस तरह का व्यवहार बनाया है जो सा लड़की का शिकायत है, थाना प्रभारी इनकार कर रहा है। थाना प्रभारी का कहना है, जो एफआईआर सुनते हैं कि थाना प्रभारी एक रिपोर्टर पर भी एफआईआर कर दिया, यह कह करके कि आप यदि मेरा न्यूज़ चलाइएगा तो हम आप पर एफआईआर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में उस थाना प्रभारी का नार्को टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि वह अपने लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन हो सके। यदि थाना प्रभारी ईमानदार है, थाना प्रभारी निर्दोष है, लड़की का शिकायत निराधार है, ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार को अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए सरकार को कहना चाहिए, अपने एसपी को कहना चाहिए कि सर मेरा नार्को टेस्ट करवाइए और मेरे बयान को इसके आरोप के साथ कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आप न्याय कीजिए। यदि यह साफ सुथरा व्यक्ति होगा तो ऐसा करेगा, यदि साफ सुथरा व्यक्ति नहीं होगा तो नार्को टेस्ट से भागेगा, क्लियर हो जाएगा कि आप लड़की का शिकायत सही है या गलत है। तो हम ये देखे दो चीज़ मामला मेरे सामने में, इसी अमित कुमार का एक बार वहाँ अपने बायसी में अपने चौकीदार से गलत एफआईआर दर्ज करवाना, जिसमें यह थोड़ा सा भी सोच समझ नहीं रखा कि हम जो गलत एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं इसका बुरा परिणाम मेरे ऊपर क्या होगा, यह थोड़ा सा भी सोच नहीं रहा। इसका माने वो व्यक्ति उस कुर्सी के लायक नहीं है, ज़बरदस्ती उसको बैठा दिया गया। क्या हमारे यहाँ टैलेंटेड लोगों की कमी है, वैसे ज्ञानी और अनुभवी आदमी की कमी है जो एक ऐसे अनुभवहीन आदमी को आप वहाँ बैठा दिए हैं। उसके उन लोगों का जो ये एफआईआर है, ये इस तरह का मामला है, खुद स्पष्ट करता है कोई व्यक्ति उस लायक नहीं है। अब आपने बहुत सारी कानूनी दावपेच अभी वकील साहब से सुने, अब आप समझ सकते हैं वकील साहब की बातों को सुनकर
कि ये थानाध्यक्ष कितने जवाबदेह हैं। और वकील साहब ने भी बताया कि ये गैर जिम्मेदार थानाध्यक्ष हैं और ये सिद्ध भी होता है जब सायरा बानो जैसे केसेज सामने आते हैं, तो यह सिद्ध भी होता है कि ये थानाध्यक्ष लापरवाह और कर्तव्यहीन होने के साथ साथ ये चरित्रहीन भी हैं, क्योंकि यदि वो चरित्रहीन नहीं हैं तो अपने नार्को टेस्ट के लिए वो पुलिस अधीक्षक को आवेदन क्यों नहीं दिए, इसकी मांग वो क्यों नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद।